Hello friends, myself Dr. Prashant Kumar, Assistant Professor, Department of Business Administration, Government लोहिया कॉलेज चूरू, आपका स्वागत करता हूँ इस वीडियो में। इस वीडियो का टाइटल है हमारा विपणन मिश्रण को निर्धारित करने वाले घटक, अर्थात डिटर्मिनेंट फैक्टर्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स। विपणन मिश्रण को निर्धारित करने वाले घटकों से संबंधित एक वीडियो में पहले हम कुछ बिंदुओं पर चर्चा कर चुके हैं, उसी के क्रम में ये वीडियो बनाया गया है। अब हम बात करेंगे अगले बिंदु की, और हमारा जो अगला बिंदु है वह है सरकारी नियंत्रण, अर्थात गवर्नमेंट का कंट्रोल। तो इस बिंदु के अंतर्गत हम विपणन मिश्रण को यह कैसे प्रभावित करता है ये हम समझने का प्रयास करेंगे। सरकारें समय समय पर विभिन्न वस्तुओं के मूल्य निर्धारित करती है, उनके वितरण और संवर्धन के संबंध में नियम बनाती है, उपनियम बनाती है, अलग अलग कानून बनाती है। उन नियमों में, उपनियमों में या जो कानून बनाए हुए हैं उनमें समय समय पर परिवर्तन करती है, संशोधन करती है और उन्हें क्षेत्र विशेष के लिए भी लागू कर सकती है, या उनके संबंध में जहाँ कहीं उसे आवश्यक लगता है कोई भी आदेश निर्देश जारी कर सकती है, परिवर्तन कर सकती है। तो ऐसी स्थिति में हमें यह ध्यान रखना है कि सरकार के द्वारा जो बनाए जा रहे नियम या लागू किए गए नियम हैं, उपनियम हैं या कानून हैं, उनका हमें ध्यान रखना है, उनमें होने वाले बदलाव या परिवर्तनों का ध्यान रखना है और संशोधनों का ध्यान रखना है। इसके अतिरिक्त सरकारों की विभिन्न जो व्यावसायिक क्षेत्र हैं उनके संबंध में अलग अलग नीतियाँ होती हैं, पॉलिसीज़ होती हैं, जैसे इंडस्ट्रियल पॉलिसी है या औद्योगिक नीति है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की पॉलिसी होती है, उसे हम आयात निर्यात नीति कहते हैं, लाइसेंसिंग की नीति होती है, मूल्य नीति या प्राइसिंग पॉलिसी होती है, और एग्रीकल्चर जो आइटम्स हैं उनके संबंध में तो एक न्यूनतम समर्थन मूल्य की नीति भी सरकार अपनाती है कुछ विभिन्न जो फसलें हैं उनके लिए। और इसी प्रकार से टैक्सेशन की पॉलिसी होती है, कर नीति कहते हैं हम इसे, पैकिंग की नीति होती है, डिस्ट्रीब्यूशन की पॉलिसीज़ होती हैं, और साथ ही साथ जहाँ कहीं उसे आवश्यक लगता है उसके संबंध में अलग से नीति भी जारी की जाती है। तो इन सभी नियमों का और नीतियों का विपणन के सम्मिश्रण पर प्रभाव पड़ता है, और इस प्रभाव को का एनालिसिस करना एक मार्केटिंग मैनेजर के लिए बहुत आवश्यक है। मार्केटिंग मैनेजर को इन सभी नियमों का, उपनियमों का और नीतियों का अध्ययन करना चाहिए अच्छे से, और इनमें होने वाले जो बदलाव या परिवर्तन या जिनको हम संशोधन कहते हैं उनका भी उसे ध्यान रखना चाहिए, और उनका क्या इम्पैक्ट हो सकता है उसका भी उसे अच्छे से विश्लेषण करना चाहिए। तो ये सरकारी नियंत्रण है जो कि एक प्रकार से विपणन सम्मिश्रण को प्रभावित करता है। मार्केटिंग मैनेजर को जो 4 P's होते हैं, अर्थात प्रोडक्ट है, प्राइस है, प्लेस है और प्रमोशन, तो इन चारों बिंदुओं को इसके संबंध में और रिव्यू करते रहना चाहिए और देखना चाहिए कि कैसे प्रोडक्ट को सरकारी नीतियां प्रभावित करती हैं, कैसे प्राइस को प्रभावित करती हैं, कैसे प्लेस या डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स को प्रभावित करती हैं, और कैसे जो प्रमोशनल एक्टिविटीज़ होती हैं, संवर्धन के जो तरीके होते हैं उनको प्रभावित करती है। इसके बाद हम बात करेंगे, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वह है प्रोडक्ट प्लानिंग। ये डायरेक्टली मार्केटिंग से जुड़ा हुआ जो कंटेंट है वह है। इसके अंतर्गत हम क्या करेंगे, इसके अंतर्गत हमें कई सारी एक्टिविटीज़ करनी होती हैं प्रोडक्ट प्लानिंग में। प्रोडक्ट और प्लानिंग, इसको आप 2 भागों में बांट करके समझ सकते हैं। हमें प्रोडक्ट की प्लानिंग करनी है, तो प्रोडक्ट की प्लानिंग का मतलब है हमें प्रोडक्ट के संबंध में योजना बनानी है। अब जो योजना बनाई जाएगी उसमें प्रोडक्ट का ही जो स्वरूप है वो निश्चित किया जाएगा। तो हम क्या क्या करेंगे वो आप इसमें देखें। हम प्रोडक्ट का नाम, या हमारे जो उत्पाद होगा उसका क्या नाम होगा, उत्पाद का रंग कैसा होगा, उत्पाद का आकार क्या होगा या साइज़ क्या होगी, उत्पाद की डिज़ाइन कैसी होगी, उत्पाद या प्रोडक्ट का मूल्य क्या होगा, प्रोडक्ट की लेबलिंग कैसी होगी, प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या होगी, प्रोडक्ट की स्टाइल या जिसको हम शैली कहते हैं वो कैसी होगी, उसके संबंध में गारंटी या जो सर्विस है वो किस प्रकार से दी जाएगी, उसके संबंध में रिसर्च टाइम टू टाइम कैसे की जाएगी, मार्केटिंग रिसर्च कैसे होगी,
जो मार्केट है हमारा उसको हम विभाजित करेंगे तो किस आधार पर करेंगे, प्रोडक्ट का डेवलपमेंट करेंगे तो कैसे करेंगे, प्रोडक्ट का एक से ज़्यादा जो प्रोडक्ट हैं कई बार हमें उनका संयोजन करना होता है, तो वो जो संयोजन होगा वो कैसे होगा, प्रोडक्ट की क्वांटिटी किस रूप में निश्चित होगी और उसकी क्वालिटी के साथ एसोसिएशन कैसे होगा। ये सारी जो एक्टिविटीज़ हैं या सारी क्रियाएं हैं, सारे काम हैं, वो हम प्रोडक्ट प्लानिंग में करते हैं। तो प्रोडक्ट प्लानिंग का मतलब है एक तो नए जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी हमें खोज करनी है कि कैसे हम नए प्रोडक्ट्स बनाएंगे, और दूसरी बात उनको बनाने के साथ साथ ग्राहकों की उनमें कैसे रुचि उत्पन्न हो और कैसे हम उन प्रोडक्ट्स का डेवलपमेंट करेंगे, कैसे उनका निर्माण करेंगे या मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, फिर उनका कमर्शियलाइजेशन कैसे करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहक उनको ख़रीदें और उनको एक्सेप्ट करें। और हमें लगता है कि हमारे जो प्रोडक्ट है उसमें हमें कोई चेंज लाना है तो वो हम कैसे करेंगे, उसके संबंध में हमें एक बात ये भी ध्यान में रखनी है कि उसके संबंध में जो किए जाने वाले खर्चे हैं प्रोडक्ट प्लानिंग के संबंध में, कोई भी खर्चा है, चाहे वो क्वालिटी एश्योरेंस का हो, चाहे वो उसके साइज़ का हो या उसकी डिज़ाइनिंग संबंधी हो, कोई भी खर्चा हो तो वो भी हमें कम से कम करना है, अर्थात उसको मिनिमाइज़ करना है ताकि हमारे जो प्रॉफिट्स हैं वो सस्टेनेबल रह सकें। तो ये प्रोडक्ट प्लानिंग होगी जिसके आधार पर विपणन सम्मिश्रण निर्धारित किया जाएगा। मार्केटिंग मैनेजर को क्या करना है, मार्केटिंग मैनेजर का यहाँ प्रोडक्ट प्लानिंग में ये काम है कि एक तो वो ये जो सारी एक्टिविटीज़ हैं, चाहे उत्पाद का रंग, रूप, किस्म, डिज़ाइन, आकार, लेबलिंग, पैकिंग, पैकेजिंग, डेवलपमेंट, अल्ट्रेशन, ये सारे जो घटक हैं इनका एक तो उसे बहुत ही अच्छे से अध्ययन करना चाहिए, उनका सिलेक्शन करना चाहिए, बिल्कुल सावधानीपूर्वक करना है उसे ये काम। सिलेक्शन करने से पहले वो अपने जो विभिन्न उपलब्ध विकल्प हैं उन पर विचार करें और अपने विवेक का भी इस्तेमाल करें। साथ ही साथ ये सारे काम करने के बाद इन सभी जो वेरिएबल्स हैं या ये जो घटक होते हैं सारे के सारे जो परिवर्तनशील हैं, उनको सबको एक अच्छे से कॉम्बिनेशन उनका तैयार करना चाहिए ताकि उसका जो प्रोडक्ट प्लानिंग का काम है वो इफ़ेक्टिव हो सके। इसके बाद जो अगला घटक है, अगला कंपोनेंट है, वह है ब्रांड पॉलिसी या ब्रांड की नीति। तो हमें यह भी समझना है कि ब्रांड किसे कहते हैं, पहले हम ये समझेंगे। तो ब्रांड का मतलब होता है एक प्रकार से आपकी पहचान। ब्रांड ब्रांड का मतलब होता है आपके प्रोडक्ट की पहचान होती है उससे। तो यह कोई व्यापारिक चिन्ह हो सकता है, यह कोई प्रतीक हो सकता है, यह कोई अक्षर हो सकता है, यह कोई स्पेशल कोई रंग हो सकता है, ये कोई स्पेशल डिज़ाइन हो सकती है, अर्थात जिससे कि आपके प्रोडक्ट को अच्छे से पहचाना जा सके। आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे मारुति की जो गाड़ियां हैं उनका जो प्रतीक चिन्ह है, एक लोगो बना हुआ है, तो दूर से ही हम उस लोगो को देख करके आइडिया लगा सकते हैं कि ये गाड़ी मारुति की है। इसी प्रकार से हुंडई कंपनी है तो उसका भी एक लोगो है। आप अलग अलग कंपनियों के लोगोस देख सकते हैं या व्यापारिक चिन्ह देख सकते हैं, उनके प्रतीक या उनके अक्षर देख सकते हैं, उनका विशिष्ट रंग या उनकी जो डिज़ाइन है उसके माध्यम से भी आप उस प्रोडक्ट को पहचान सकते हैं। तो ये क्या होता है, इसे ही हम उसका ब्रांड कहते हैं और इसकी अपने अपने आप में मार्केट में एक वैल्यू होती है, उसे ही ब्रांड वैल्यू कहते हैं। और इसकी ही एक इमेज होती है, उसे हम ब्रांड इमेज कहते हैं। तो ब्रांड का या ब्रांड का जो मुख्य उद्देश्य होता है वह ये होता है कि एक तो हमें कंपटीशन के इस मार्केट में अपना प्रोडक्ट है उसे हमें स्पेशल बताना है या अलग से उसकी पहचान स्थापित करनी है, और जो संस्था है उसकी भी हमें अपनी एक पहचान बतानी है। तो प्रोडक्ट बनाने वाले जो प्रोड्यूसर्स या निर्माता होते हैं वस्तुओं के और सेवाओं के, या उत्पादक होते हैं, और जो उनको बेचने के लिए जिन मध्यस्थों का हम प्रयोग करते हैं, उनको भी अलग अलग ब्रांड की जो नीतियां हैं वो बनानी होती हैं, और मार्केटिंग मैनेजर को इन सभी नीतियों को ध्यान में रख करके अपना मार्केटिंग मिक्स तैयार करना चाहिए। तो ये जो ब्रांड की नीतियां होती हैं ये कैसी हो सकती हैं या किस रूप में हो सकती हैं, उनकी हम चर्चा करेंगे। तो निर्माता खुद अपने ब्रांड का मार्केटिंग कर सकता है, और वो चाहे तो मध्यस्थों के माध्यम से अपने ब्रांड की मार्केटिंग कर सकता है,
केवल निर्माता अपने ब्रांड का उपयोग कर सकता है या ब्रांड के साथ निर्माताओं का कॉम्बिनेशन हो सकता है, आपस में कोलैबोरेशन किया जा सकता है। और मैं जो एक से ज़्यादा यदि कोई हमारे ब्रांड्स हैं तो हम उनकी एक ब्रांडिंग की जो पॉलिसी है या लाइनअप कंट्रोल है वो हम डिसाइड कर सकते हैं। ब्रांड्स की एक लाइनअप तैयार कर सकते हैं और इन सब का एक अच्छा सा कॉम्बिनेशन भी हम बना सकते हैं। और हमें लगता है कि हमारे सारे प्रोडक्ट्स का एक ही ब्रांड बनाना है तो वो भी हम कर सकते हैं। और ये ज़्यादा व्यावहारिक भी होता है क्योंकि इससे मार्केट में जो ब्रांड इमेज है वो बहुत अच्छे से डेवलप की जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पैकिंग पॉलिसी या पैकिंग की नीति। पैकिंग की नीति में हम किसी भी प्रोडक्ट को कैसे हम उसको कवर करेंगे या कैसे उसे ढकना है, कैसे उसे ऐसा मान लीजिए उसकी साइज़ है कि उसे कैसे लपेटना है या एक प्रकार से उसे कैसे किसी कवर में बंद करना है तो ताकि वह सुरक्षित रहे। और दूसरी बात है कि उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर यदि कैरी करना है, लाना ले जाना है तो उसमें भी हमें आसानी रहे, सुविधा रहे, कोई विशिष्ट परेशानी का अनुभव हमें नहीं करना पड़े। और साथ ही साथ पैकिंग ऐसी हो जो कस्टमर्स को अट्रैक्ट भी करे। पैकिंग इस प्रकार से भी हो जिससे कि कस्टमर्स को नुकसान नहीं हो, काम में लेते समय भी उन्हें असुविधा नहीं हो और बहुत ज़्यादा महंगी भी नहीं होनी चाहिए पैकिंग। नहीं तो हमारा जो प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी और वो फिर हमारे प्रॉफिट्स पर असर डालेगी। तो मिनिमम कॉस्ट है वो जो है उसको हमें मेंटेन रखना है। हमारी पैकिंग की पॉलिसी हमारे प्रोडक्ट की डिमांड को प्रभावित कर सकती है, इसलिए हमें ये काम बहुत सोच समझ के और अच्छे से करना है। और साथ ही साथ हमें इस प्रकार की पैकिंग भी को भी ध्यान में रखना है कि मान लीजिए कोई प्रोडक्ट ऐसा है जिसको लंबे समय तक गोदाम में रखना है तो उसकी पैकिंग पर हमें स्पेशली फोकस करना होगा कि कहीं उसकी पैकिंग गोदाम में ख़राब नहीं हो जाए। एनवायरनमेंट का भी हमें ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा सर्दी, बहुत ज़्यादा गर्मी या बारिश का कोई सीज़न है तो ऐसी स्थिति में हमारी जो पैकिंग है वो भी ख़राब नहीं होनी चाहिए। ये जो घटक हैं उनका भी हमें ध्यान रखना है। तो मार्केटिंग मैनेजर को क्या करना है? मार्केटिंग मैनेजर को पैकिंग पॉलिसी बनाते समय अपने कॉम्पिटिटर्स की पॉलिसी भी देखनी चाहिए, कस्टमर्स के जो रुझान हैं उनको देखना चाहिए और साथ ही साथ एक ये बात भी देखनी चाहिए कि हम जो मीडिएटर्स को उपयोग करेंगे जब हम डिस्ट्रीब्यूशन चैनल डेवलप करेंगे तो उनके लिए भी वो जो पैकिंग कंटेंट है या पैकिंग पॉलिसी है वो उनके लिए भी सुविधाजनक होनी चाहिए। इसके बाद में अगला पॉइंट है हमारा वितरण का माध्यम। मार्केटिंग मिक्स में वितरण के माध्यम भी मार्केटिंग मिक्स को प्रभावित करते हैं। वितरण के माध्यम का मतलब होता है कि जिसके माध्यम से एक उत्पादक अपना माल माल को काम में लेने वालों तक पहुंचाता है। तो ये जो माध्यम है हमारे विपणन के या जो हमारी विपणन के संबंध में जो डिस्ट्रीब्यूशन के हमारे चैनल्स हैं उनको भी हमें बहुत अच्छे से सोच समझ करके तय करना चाहिए। हमें अपने प्रोडक्ट्स की नेचर देखनी चाहिए, हमारे उत्पाद कैसे हैं, हमें उपभोक्ताओं की का स्तर उनकी पसंद नापसंद को देखना चाहिए और जो हमने चैनल्स डेवलप किए हैं या जिनका हम सिलेक्शन कर रहे हैं उनकी यूटिलिटी कितनी है, कितने उपयोगी वो सिद्ध हो सकते हैं या साबित हो सकते हैं, वो भी हमें देखना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है एडवर्टाइजिंग पॉलिसी। विज्ञापन बेसिकली देखा जाए तो विज्ञापन एक ऐसा तरीका है जिसके माध्यम से विज्ञापनकर्ता या विज्ञापन करने वाला अवैयक्तिक साधनों से या संपर्कों से उपभोक्ताओं को उत्पाद और सेवाओं के संबंध में जानकारी उपलब्ध करवाता है। तो और साथ ही साथ उन्हें उसे खरीदने के लिए भी प्रोत्साहित करता है या प्रेरित करता है। तो विपणन प्रबंधक को क्या करना है यहाँ पर मार्केटिंग मिक्स डिसाइड करते समय? एक मार्केटिंग मैनेजर को या विपणन प्रबंधक को विज्ञापन के उद्देश्य निश्चित करने चाहिए। ये देखना चाहिए कि विज्ञापन का क्षेत्र क्या है या विज्ञापन किस क्षेत्र के लिए बनाया गया है। क्षेत्र का मतलब एक एरिया विशेष से है, जो प्रोडक्ट एरिया भी हो सकता है या प्रोडक्ट का जो डिफ्रेंशिएशन है वो एरिया हो सकता है, कोई सर्विस का एरिया हो सकता है, वो हमें देखना है। एक विज्ञापन जिस समय पर देना है उस समय का भी हमें बहुत ध्यान रखना है। विज्ञापन में दिए जाने वाले संदेश जो होते हैं, मैसेज जो होते हैं, उनके कंटेंट्स पर भी हमें फोकस करना है। उसके माध्यम का भी चयन करना है कि भी हमें जैसे टेलीविज़न पे दिखाना है या अखबार में हमें विज्ञापन देना है
या इंटरनेशनल मार्केट में हमें इंटरनेट का सहारा लेना है, फेसबुक पे या ट्विटर पे या ऐसे ही जो सोशल मीडिया है, या जो किसी इम्पॉर्टेंट जो लोकप्रिय कोई मान लीजिए टीवी चैनल है, उसमें हमें अपने विज्ञापन को ऐड करना है, तो क्या हमें करना है ये हमें पहले से निश्चित करना है। और टाइम टू टाइम उस चीज़ को हमें रिव्यू करना है। हमें टाइम टू टाइम विज्ञापन का जो असर है या उसका असेसमेंट है, उसके बारे में जो फीडबैक है वो भी हमें प्राप्त करना है। और इस प्रकार से हमें अपनी एडवर्टाइजिंग पॉलिसी डेवलप करनी है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सेल्स प्रमोशन या बिक्री बढ़ाने के तरीके। बिक्री बढ़ाने के डायरेक्ट जो मेथड्स होते हैं वो सेल्स प्रमोशन कहलाते हैं या सेल्स प्रमोशन की टेक्निक्स कहलाती हैं। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि इन सब तरीकों को हम कैसे काम में लेंगे, और बिक्री बढ़ाने के जो तरीके हैं उनके माध्यम से प्रोडक्ट का जो बाज़ार में जो उसकी ख्याति है, उसका गुडविल है, वो कैसे बढ़ेगी, उन सब सारी बातों को भी हमें विशेष तौर से ध्यान रखना है। और साथ ही साथ मार्केटिंग मैनेजर को अपने प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ाने के लिए जो सेल्स प्रमोशन के प्रोग्राम्स होते हैं वो डेवलप करने चाहिए। उसे नमूने बांटने का काम या प्रीमियम के रूप में एक के साथ एक वस्तु फ्री में देने की कोई पॉलिसी डेवलप करनी चाहिए, या ऐसा कोई कार्यक्रम निश्चित करना चाहिए जिससे कि डायरेक्टली और हमारा जो प्रोडक्ट है उसका हम कस्टमर्स से उसको इंट्रोड्यूस करवाएं। हम उसके लिए कोई मेले का आयोजन कर सकते हैं, कोई एग्जीबिशन लगा सकते हैं, कोई प्रदर्शनी लगा सकते हैं। ये सारी सेल्स प्रमोशन की डायरेक्ट टेक्निक्स मानी जाती हैं। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है मार्केटिंग रिसर्च। मार्केटिंग रिसर्च का मतलब होता है कि हम मार्केटिंग के फील्ड में आने वाली जितनी भी समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए हम मार्केट से इंफॉर्मेशंस कलेक्ट करते हैं, सूचनाएं एकत्रित करते हैं, और उन सभी सूचनाओं के आधार पर फिर हम डिसीजन मेकिंग करते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं, एनालिसिस करते हैं सारे इन्फॉर्मेशंस का। हमारी एडवर्टाइजिंग पॉलिसी, हमारी मार्केटिंग पॉलिसी, हमारी क्रेडिट जो मार्केटिंग से जुड़ी हुई जो ब्रांडिंग पॉलिसी है या पैकेजिंग पॉलिसी है, इन सब को भी हम इसके आधार पर टाइम टू टाइम रिव्यू करते हैं। तो एक मार्केटिंग मैनेजर को क्या करना है, एक मार्केटिंग मैनेजर को इसके लिए एक प्रॉपर प्लान्ड वे में मार्केटिंग रिसर्च का काम करना है। इसके संबंध में स्पेसिफिक डिसीजंस लेने हैं, हायर मैनेजमेंट के साथ कोलैबोरेशन बनाए रखना है, कोऑर्डिनेशन रखना है, और गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं उनके अकॉर्डिंग और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का भी हमें ध्यान रखना है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन आज का जो युग है वो टेक्नोलॉजी का जो जिस तेज़ी से एक्सपेंशन हो रहा है, तो जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसके संबंध में भी जो एक्ट बने हुए हैं, जो कानून बने हुए हैं कि कैसे हम डेटा को ले सकते हैं और कैसे डेटा का एनालिसिस कर सकते हैं सेफ तरीके से, वो हमें ध्यान में रखना है और उस हिसाब से हमें काम करना है। हमें ये ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे कॉपीराइट, पेटेंट या ऐसे ही किसी साइबर लॉ एक्ट का या अन्य किसी सरकारी कानून का हम उल्लंघन कर दें। तो ऐसा हमें कोई काम नहीं करना है, और हमें इस संबंध में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इकट्ठी करनी है और जागरूकता के साथ रहना है, और जागरूकता के साथ ही या अवेयर होकर के ही हमें ये काम करना है। एक और पॉइंट बचता है हमारा, वो भी हम लेकर के इस टॉपिक को यहीं पर हम ख़त्म करेंगे। ये टॉपिक है हमारा पर्सनल सेलिंग या वैयक्तिक विक्रय। तो ये वैयक्तिक विक्रय एक रूप में हम ऐसे देख सकते हैं कि भी पर्सन टू पर्सन वेरी करने वाली चीज़ है। आपने देखा होगा बहुत सारे विक्रयकर्ता अपने सामान को घर घर जा कर के बेचते हैं।